हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 15 लाइफ ऑन द अर्थ के बारे में। इससे पहले हम लोग तीन नहीं 14 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसके बारे में बेसिकली हमने हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर इन सब के बारे में बात करी। सॉरी, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, इन तीनों के बारे में बात करी थी। अब इन तीनों के अलावा भी एक डोमेन होती है, दैट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। तो इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम बायोस्फीयर के बारे में बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग तीन डोमेन्स देखते आए हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। अब इसके बारे में एक और डोमेन है, दैट इज़ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक ऐसी डोमेन है जो आपका बायोस्फीयर का आपका इंटरेक्शन लिथोस्फीयर से भी है, हाइड्रोस्फीयर से भी है, एटमॉस्फेयर से भी है। इवन आपने कई बार एक सर्कल डायग्राम देखा होगा कि हाइड्रोस्फीयर है, ये इस तरह से लिथोस्फीयर है और ये एटमॉस्फेयर है। इन तीनों के बीच में जो इंटरेक्शन एरिया होता है, इसको हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है। तो अब ये बायोस्फीयर होता क्या है? तो बायोस्फीयर में दो वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, बायो प्लस स्फीयर। जहाँ पर वर्ड बायो आता है, ये रिप्रेजेंट करता है लाइफ को, ऑल द लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। स्फीयर मीन्स आवर अर्थ और आवर ग्लोब। तो जितनी भी तरीके की फॉर्म्स हैं, उनकी अगर हम बात करें तो ओवरऑल वो किस में कवर हो जाती हैं? बायोस्फीयर में। तो आप यहाँ पर डेफिनेशन लिखा भी है, बायोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ। आगे देखते हैं, इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? अब इकोलॉजी का मतलब होता है कि ये जो भी बायोस्फीयर है, ये हमारा किससे इंटरेक्ट कर रहा है? ये हमारा बायोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर से भी इंटरेक्ट कर रहा है, लिथोस्फीयर से भी इंटरेक्ट कर रहा है, एटमॉस्फेयर से भी इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये जो पूरा इंटरेक्शन है, इसकी एक स्टडी होती है। ठीक है। तो इस पूरी स्टडी को हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। जैसे अगर मैकेनिकल फोर्सेस की स्टडी होगी तो उसे कहते हैं ना मैकेनिकल फिजिक्स। इंजीनियरिंग की स्टडी को इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंसेस की स्टडी डॉक्टरेट में बनती है। इसी तरह से अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, बायोस्फीयर का इंटरेक्शन पढ़ दें हाइड्रोस्फीयर के साथ, लिथोस्फीयर के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ, कि ये तीनों चीज़ें किस तरह से हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, तो ये इस स्टडी को हमने नाम दिया है इकोलॉजी। अब इसमें एक चीज़ और समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो कि बहुत बेसिक है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बचपन से पढ़ते आते हैं ना कि लिविंग और नॉन लिविंग। तो वही चीज़ यहाँ पर है। जो हमारा इन्वायरमेंट है, दो चीज़ों से बना है, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मतलब जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब। अबायोटिक में आपके आ जाएंगे सॉइल, सनलाइट, रेन, टेम्परेचर, विंड, ये सब अबायोटिक फैक्टर्स हैं। और इन अबायोटिक और बायोटिक में एक इंटरेक्शन होता है। ठीक है। तो इंटरेक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद अबायोटिक फैक्टर्स विद इन अ पार्टिकुलर हैबिटेट रिजल्टिंग इन क्लियरली डिफाइंड एनर्जी फ्लोज एंड मटेरियल साइकिल्स ऑन लैंड, वाटर एंड एयर आर कॉल्ड इकोलॉजिकल सिस्टम। अब कुछ पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, मान लीजिए बियर है, ठीक है। अब वो कुछ आपका हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर बॉडीज से भी इंटरेक्शन करेगा, लैंड बॉडीज यानी लिथोस्फीयर से भी इंटरेक्शन करेगा, ठीक है, और कुछ एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन वगैरह लेगा, ये सब इंटरेक्शन करेगा। तो एक पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का अबायोटिक फैक्टर्स के साथ कुछ
इंटरेक्शन होगा विद इन अ पार्टिकुलर हैबिटेट। अब बियर क्या है, हर जगह तो नहीं मिलते, उनकी प्रॉपर लोकेशन है, कुछ स्पेसिफिक एरिया है वहीं पर मिलते हैं, तो वही उनका हैबिटेट हो जाएगा, जिसकी वजह से एक डिफाइंड एनर्जी फ्लो होगा। अब मान लीजिए बियर जो भी फूड खाएगा, ठीक है, बियर का जो भी फूड होगा तो उस फूड से क्या हो रहा है, वो एनर्जी ले रहा है, तो एक एनर्जी फ्लो देखने को मिलेगा। एंड मटेरियल साइकिल्स ऑन लैंड, वाटर एंड एयर, क्लियरली डिफाइंड एनर्जी फ्लोज एंड मटेरियल साइकिल्स। अब वो फूड का मटेरियल कन्वर्जन होगा बियर की बॉडी में, फिर बियर जब बियर की डेथ हो जाएगी उसका डिकम्पोजिशन होगा, उसके बाद उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे, कुछ एनर्जी निकलेगी। तो एक आपका मटेरियल साइकिल भी चल रही है, एनर्जी साइकिल भी चल रही है। तो इस पूरे फ्लो को, ये जो इंटरेक्शन हो रहा है एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आपका जो अबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ एक तरीके का इंटरेक्शन कर रहा है, तो ये इन इंटरेक्शंस को हम कहते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम्स। हैबिटेट हम लोगों ने देख लिया। हैबिटेट मतलब एक फिक्स पार्टिकुलर जगह जहाँ पर एक पार्टिकुलर टाइप के स्पीसीज पाई जाएं। टोटलिटी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स दैट कंस्टिट्यूट द जनरल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम मतलब जो भी आपका बायोटिक, यहाँ लिख देता हूँ, बायोटिक प्लस अबायोटिक, ठीक है, इनसे मिलके जो सिस्टम बनेगा, बायोटिक प्लस अबायोटिक से जो मिलके सिस्टम बनेगा उसको हम नाम देंगे इकोसिस्टम। डेफिनेशन से समझ में ना आए, लेकिन इसका एक आगे चल के एग्जाम्पल देते हैं। पहले इकोलॉजिकल एडेप्टेशन देख लेते हैं। अब जो कई तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, उन सब की इन्वायरमेंटल कंडीशंस अलग हैं, किसी को ठंडा चाहिए, किसी को गर्म चाहिए, तो उन लोकेशंस के हिसाब से वहाँ की जो स्पीसीज़ हैं वो अडॉप्ट कर लेती हैं और उनके इवोल्यूशन भी उसी तरह से होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके जो पोलर रीजन्स के जो आपको जानवर मिलेंगे उनमें आपको फर मिलेगा। फर इज़ फॉर देयर वार्म, उनको वार्म रखने के लिए फर होता है उनकी बॉडी में। तो ये क्या है, ये उन्होंने खुद से तो बाजार जाके ख़रीदा नहीं, ये इनको उनके इवोल्यूशन के ज़रिए मिलता चला गया, ठीक है। तो जैसी लोकेशन होती है उस हिसाब से जो स्पीसीज़ होती हैं उनका एवोल्यूशन होता है। तो इसी फेनोमेना को हम लोग नाम देते हैं इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स देखते हैं। दो तरीके के मेन होते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल जो ज़मीनी, एक्वेटिक जो समंदर के पानी से रिलेटेड। टेरेस्ट्रियल में आपके डिवाइड हैं अलग अलग बायोम्स। बायोम्स क्या है, एक ग्रुप होता है, एक कम्युनिटी होती है किसी प्लांट या एनिमल की, जो कि एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया कवर करती है। बायोम्स को डिफ्रेंशिएट कौन करता है, क्लाइमेट के बेसिस पे उनका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो कौन कौन से मेन हैं आपके, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड टूंड्रा, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने जब डेफिनेशन पढ़ी थी क्या पढ़ा था, अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के बायोटिक कंपोनेंट्स वहाँ के जैसे प्लांट्स हो गए, वहाँ के एनिमल्स हो गए। अबायोटिक में वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा, वहाँ की जो सॉइल की क्वालिटी होगी, तो इनका जो पूरा एक सिस्टम होगा उसको एक अलग इकोसिस्टम का नाम दिया, दैट इज़ फॉरेस्ट। ग्रासलैंड अलग होगा। अब जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पे फॉरेस्ट डेंस होंगे, और जहाँ पे बारिश कम होगी वहाँ पे आपको ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे, और जहाँ पे बारिश का अभाव रहेगा वो रीजन्स आपके डेजर्ट बनेंगे। टुंड्रा, दे आर ऑल्सो द बैरन लैंड इन पोलर रीजन्स। क्लाइमेटोलॉजी में लास्ट चैप्टर में जब हम लोगों ने वर्ल्ड क्लाइमेटिक पैटर्न्स पढ़े थे तो उसमें डिस्कस किया था इसको। इसी तरह से एक्वेटिक में बात करें तो मरीन है, फ्रेश वाटर है। मरीन में आपके आ जाते हैं जैसे कि मरीन में आपके कौन से आ जाएंगे,
जो भी आपके ओशन वाली सॉल्ट वाटर और ओशन वाटर की जो भी स्पीसीज़ होंगी, जो आपके ओशन में रहने वाली स्पीसीज़ होंगी, या फिर मरीन में आपके आ जाएंगे ओशंस, ठीक है, उससे रिलेटेड चीज़ें। फ्रेश वाटर में आपकी रिवर्स, लेक्स, जहाँ से आपको फ्रेश वाटर मिले, ऐसी बॉडीज़। तो मरीन, फ्रेश वाटर, दो डिवीज़न हो गए एक्वेटिक में। मरीन इकोसिस्टम में आपके ओशंस हैं, एस्चुरीज हैं, कोरल रीफ्स हैं। एस्चुरीज समझना है तो आप ऐसे समझिए कि कुछ रिवर्स होती हैं, जब वो ओशन में मिलती हैं तो इतना सेडिमेंट लेके आती हैं कि वो ओशन से मिलने से पहले बीच में एक डेल्टा बना लेती हैं। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं बंगाल के साइड, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा फेमस है, उसकी आज आप लोकेशन देखिएगा मैप में। बट कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं जिनके पास सेडिमेंट नहीं होता, जैसे नर्मदा, तो वो ओशन में डायरेक्ट मिल जाती हैं, ठीक है। तो जब रिवर से ओशन में मिलते टाइम जो वो एक फीचर बनाती हैं, उसको हम लोग कहते हैं एस्चुरीज, ठीक है। तो ओशंस, एस्चुरीज, तो एस्चुरीज भी ओशन से जुड़ी हैं, तो यहाँ भी सलाइन होगा। एंड कोरल रीफ्स, ये भी आपको ओशन में मिलते हैं। तो ये मरीन इकोसिस्टम का पार्ट है। फ्रेश वाटर में लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, स्ट्रीम्स, मार्शेस एंड बॉक्स। ये तो बात हो गई इकोसिस्टम की। अब स्ट्रक्चर क्या होता है और फंक्शंस क्या होते हैं। तो कुछ अबायोटिक, बायोटिक हम लोग देख चुके हैं। अबायोटिक जितने भी नॉन लिविंग पार्ट हो गया। बायोटिक में आपके प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड द डिकम्पोजिटर्स, ये तीन पार्ट होते हैं। प्रोड्यूसर जो अपना प्लांट खाना खुद बनाए, जैसे कि ग्रीन प्लांट, ये क्या कर रहे हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं, इनको ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, ठीक है, अपना खाना खुद बनाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो कि आपके प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करें, जैसे कि हर्बीवोरस एनिमल्स लाइक डियर, गोट्स, ये क्या है? प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं। तो प्रोड्यूसर्स हो गए। प्रोड्यूसर्स पे कौन डिपेंड है? प्राइमरी कंज्यूमर्स। और प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड है कार्निवोरस, जो कि एनिमल्स खाते हैं, ठीक है, जैसे कि लाइन, बियर, ठीक है। जैसे कि लाइन है, लाइन क्या है? कार्निवोरस है, ये आपके डियर को खाएगा। और डियर क्या खाएगा? प्लांट को खाएगा, ठीक है। और जब लाइन मर जाएगा तो इसकी बॉडी डिकम्पोज होगी, तो इसको कौन खाएगा? डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो ये एक सिस्टम बन गया है इकोसिस्टम का, ठीक है। तो यहाँ पर एक फिगर एनसीईआरटी का फिगर है कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स पे कौन डिपेंड करता है? प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिनको हम हर्बीवोरस भी कहते हैं, उन पे कौन डिपेंड करता है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जिन्हें हम कार्निवोरस भी कहते हैं। अब कुछ कार्निवोरस हैं, इनको भी कुछ खाने वाले होते हैं, उन्हें टॉप कार्निवोरस कहते हैं, जैसे कि ईगल, वल्चर, ये क्या है? ये डेड बॉडीज़ को खाते हैं, तो ये कार्निवोरस को भी खाते हैं, तो इनको टॉप कार्निवोरस कहते हैं। अब जब ये इनकी डेथ हो जाएगी, इनकी बॉडी डिकम्पोज होगी, तो कुछ डिकम्पोजर्स आ जाएंगे, ये आपका प्लांट्स भी खाएंगे, हर्बीवोरस को भी खाएंगे, कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस, इनके लिए सब चलेगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए डिकम्पोजर्स। और जब ये डिकम्पोजर्स हैं, ये इनको खा के इनकी जो एनर्जी थी, इन सब में कुछ एनर्जी थी, इनकी एनर्जी फ्लो इधर हो जाएगी, तो ये भी कुछ इन्वायरमेंट को, या फिर कह सकते हैं सॉइल को एनर्जी देगा। तो ये एनर्जी आपकी सॉइल में पहुंच जाएगी, और इस सॉइल से कुछ जो एनर्जी पहुंचेगी, उसी एनर्जी से आपके प्लांट्स फिर से ग्रो करेंगे। तो इस तरह से आपका इकोसिस्टम दौड़ता है, ठीक है। एक और फिगर से देख लेते हैं। ये प्लांट्स थे, प्लांट्स से गए कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, फिर वहाँ से गए डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स ने एनर्जी रिलीज़ करी, जितने भी कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, इन सब की साइकिल बनती है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अदर मिनरल साइकिल्स, इनको आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट इज फूड चेन एंड फूड वेब। अभी जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, मान लीजिए डियर, डियर को आपका खाएगा लाइन, लाइन को फिर डिकम्पोजर्स, जब वो मर जाएगा।
तो एक लीनियर सीरीज बन गई ना, इसी को कहते हैं फूड चेन। यही आपकी फूड चेन है। सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन एंड द रिजल्टेंट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर इज नोन एज अ फूड चेन। अब प्लांट्स के पास कुछ एनर्जी थी, वो डियर में पहुंची, फिर डियर से वो एनर्जी लाइन में पहुंची, फिर लाइन से वो एनर्जी डीकम्पोजर्स में पहुंची, और डीकम्पोजर्स के बाद में वो वापस से प्लांट्स में पहुंच जाएगी। तो कुछ एनर्जी का फ्लो भी हो रहा है, तो ये कहलाएगा फ्लो ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इज फूड वेब। अब ये तो हम लोगों ने सिंपल सी फूड चेन की बात कर ली। तो अब आप ये बताइए कि प्लांट्स पे क्या सिर्फ डियर डिपेंड करेंगे, कई तरीके की स्पीसीज डिपेंड करेंगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए प्लांट है, इस पे क्या एक स्पीसीज नहीं, कई स्पीसीज डिपेंड करेंगी, और इस पे जो स्पीसीज डिपेंड करेंगी उस पर भी कई स्पीसीज डिपेंड करेंगी, और हो सकता है वो स्पीसीज कहीं ना कहीं डायरेक्ट प्लांट पे डिपेंड कर रही हूँ, यानी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं, फूड वेब। क्लियर है? जैसे आपका लॉइन है, ये आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, श्रू पर भी, स्नेक पर भी, और श्रू पर कौन कर रहा है, ग्रास हॉपर, ये श्रब पर। तो इस तरह से एक जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि हर एक स्पीसी किसी ना किसी स्पीसी पे डिपेंड करती है, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, फूड वेब। क्लियर है? नेक्स्ट आगे आते हैं, टाइप्स ऑफ फूड चेन। दो तरीके की हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है इसमें, ग्रेजिंग एंड डेट्रिटस। ग्रेजिंग की बात करते हैं। देखिए सब डिपेंड करता है कि फर्स्ट ये शुरू कहाँ से हो रही है। ग्रेजिंग का फर्स्ट लेवल स्टार्ट होता है प्लांट से और एंड होता है कार्निवोरस एस कंज्यूमर्स से, और उसके बीच में आपके हर्बीवोरस आ जाएंगे, पहले प्लांट्स आएंगे, फिर हर्बीवोरस, फिर कार्निवोरस। ये तो साइकिल हो गई आपकी ग्रेजिंग की। डेट्रिटस की देख लेते हैं। ये बेस्ड होती है ऑटोट्रॉप्स एनर्जी कैप्चर इनिशिएटेड बाय ग्रेजिंग एनिमल्स and involves the decomposition of breaking or breaking down of organic waste and dead matter derived from grazing food chain। यानी इससे पहले ये हमने पढ़ा था ना, फिर इसके बाद डीकम्पोजर्स आएंगे, डीकम्पोजर्स के बाद जो एनर्जी रिलीज करेंगे वो प्लांट लेगा। तो जो डीकम्पोजर से शुरू होती है जो फूड चेन, वो हो जाएगी आपकी डेट्रिटस फूड चेन, और जो प्लांट से शुरू हो वो हो जाएगी आपकी ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, D4 डेट्रिटस, D4 डीकम्पोजर्स, इतना याद रखेंगे। एनर्जी पिरामिड, अभी हमने बात करी थी कि एनर्जी फ्लो होता है, तो अब ये तो नेचर का लॉ है कि जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो 100% तो होगी नहीं। मैकेनिकल एनर्जी में भी हम बहुत देखते हैं कि एनर्जी लॉसेस तो होते हैं। अब जैसे हमारा जैसे गाड़ी की बात कर लें, तो जितना हमारा मोटर आपका इंजन जितना एनर्जी टॉर्क जनरेट करता है, तो क्या आपके व्हील्स तक उतनी एनर्जी पहुंचती है? नहीं, कुछ बीच में भी डिसिपेट होती है, कुछ हीट में लॉसेस होते हैं। तो यही कहानी आपके इन्वायरमेंट की है। तो मान लीजिए प्लांट है, जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर जैसे प्लांट हो गए, ठीक है। अब इनसे एनर्जी किसने ली, प्राइमरी कंज्यूमर्स ने। तो ये कितनी लेंगे इसकी, मान ली इसके पास 100 किलो जूल है, तो ये कितनी लेंगे, 10, और 10% का रेशियो रहता है, एक ऑन एन एवरेज 10% हम मानते हैं। फिर प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी में जाएंगे तो 10 का इसे कितना मिलेगा, 1, और इसे कितना मिलेगा, 0.1, इसे कितना मिलेगा, 0.01। ठीक है, तो जो एनर्जी फ्लो है, वो एनर्जी फ्लो में जो एनर्जी है वो आपकी हर एक स्टेज में कम होती जाती है। इसीलिए जो लोग नॉन वेज के अगेंस्ट रहते हैं, उनका एक ये पॉइंट रहता भी है कि जो अगर हम एनर्जी डायरेक्ट प्लांट से लें, ठीक है, तो हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी कंपेयर टू अगर हम एनिमल से लें, क्योंकि उसने प्लांट से जो एनर्जी ली वो ऑलरेडी कम हो गई, फिर आप उस कम एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। और अगर आप प्लांट से एनर्जी लेंगे तो आप ज़्यादा एनर्जी लेंगे। तो एनर्जी पिरामिड की हम लोगों ने बात कर ली कि हर एक स्टेप पर एनर्जी रिड्यूस होती जा रही है। नेक्स्ट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। बायोजियो में बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जियो मतलब सॉइल्स,
और केमिकल्स मतलब केमिकल्स। दो तरीके की साइकिल्स हैं, गैशियस एंड सेडिमेंट्री। गैशियस में मतलब हम लोग गैशियस पार्ट की बात करेंगे, सेडिमेंट्री में हम लोग रॉक्स वगैरह की ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना है, इन्वायरमेंट में जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये क्या हमेशा एक ही फॉर्म में रहते हैं? नहीं, ये कन्वर्ट होते रहते हैं। कार्बन जो आपका इन्वायरमेंट छोड़ता है पॉल्यूशन में, और कुछ प्लांट्स आपके छोड़ते हैं, कुछ ह्यूमन बॉडी एक्सेल करते हैं, फिर प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये इन सब के कन्वर्जन्स होते हैं, केमिकल्स के कन्वर्जन्स, और ट्रांसफ़र होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। तो इसी का जो ट्रांसफ़र है कि कभी ये प्लांट, मान लीजिए आपके कार्बन की बात करें तो इंडस्ट्री ने पॉल्यूशन निकाला CO2, ये आपके प्लांट ने क्या करा, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया और हमें बदले में दे दिया ऑक्सीजन। अब ये यहाँ पर इसके ज़रिए सॉइल में भी जाएगा CO2, और फिर वहाँ से फिर कहीं ना कहीं हमें इसके फॉसिल फ्यूल्स मिलेंगे, और फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग फिर यूज़ करेंगे, पेट्रोलियम बनाएंगे, और फिर वो फॉसिल फ्यूल्स हम लोग इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। तो पहली साइकिल एक देखते हैं, वाटर साइकिल सबसे ईजी साइकिल है, कि जैसे ये हम लोग पहले भी 3 प्रोसेसेस पढ़ चुके हैं। सबसे पहले इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन के बाद कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन होगा। तो ये पूरी वाटर साइकिल आपकी चलती रहेगी। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने वाली बात है नहीं, कॉमन सेंस से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट इज कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल में क्या होता है, ये आ रही है सनलाइट, सनलाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस से क्या हो रहा है, ये आपका CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा है, CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसके बाद इसका डिकम्पोजिशन होगा, फॉसिल फ्यूल्स बनेंगे, वो फॉसिल फ्यूल्स आपका इंडस्ट्री में जाएंगे, इंडस्ट्री फिर आपका CO2 एटमॉस्फेयर में छोड़ेगी। इस तरह से साइकिल चलेगी। इसी तरह से आपका प्लांट एनिमल्स का है, एनिमल्स भी क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन के ज़रिए CO2 छोड़ रहे हैं, वो CO2 प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे। अब कुछ CO2 डे लाइट में आपके प्लांट्स भी रिलीज करते हैं। ठीक है, वो आपकी एनिमल्स के पास जाएगी, फिर एनिमल्स का भी डिकम्पोजिशन होगा, वो भी फॉसिल फ्यूल्स बनेंगे, वो भी इंडस्ट्री में जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के एक ये पूरा गोल चक्कर पूरा हो रहा है कार्बन साइकिल का। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन साइकिल, बहुत इजी साइकिल है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के ज़रिए CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन एनिमल्स लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन लिया, CO2 छोड़ा, और फिर इन्होंने ऑक्सीजन दिया। तो ये जो साइकिल चलती रहती है ऑक्सीजन की, पहले प्लांट्स से एनिमल्स में आई, ठीक है, फिर एनिमल से CO2 में कन्वर्ट होके प्लांट्स में गई, फिर ऑक्सीजन बन के आई। तो ये जो कन्वर्जन चलता रहता है, ये ऑक्सीजन साइकिल है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन का कन्वर्जन ही होता रहता है। अब नाइट्रोजन की बात करें तो N ट्रिपल बॉन्ड N, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। इसके जो 3 बॉन्ड होते हैं ये बहुत ही पावरफुल होते हैं, इन्हें तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमारी सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इनको ब्रेक करके नाइट्रेट बनाते हैं। ठीक है, जो इनको ब्रेक करेंगे और नाइट्रेट बनाएंगे। इन नाइट्रेट को प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे, प्लांट्स के ज़रिए एनिमल्स एब्जॉर्ब करेंगे। प्लांट्स के जो प्रोटीन होते हैं उसको नाइट्रेट्स के बने होते हैं काफ़ी सारे, तो उन प्रोटीन्स को प्लांट्स के ज़रिए आपका एनिमल्स में पहुंचेगा, एनिमल्स डीकम्पोज होंगे। डीकम्पोज होने के बाद वो अमोनिया बन जाते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसकी जो नाइट्रोजन है NH4+। जब वो NH4+ बनते हैं तो कुछ अमोनिफिकेशन होता है इसका, यानी अब ये अमोनिया जो अमोनियम बना है, इस अमोनियम को सॉइल डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वो इसको नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उस नाइट्राइट्स को वापस से नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं।
और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उस नाइट्रेट्स को एज जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन है उनके लिए नाइट्रेट्स है उसको इनहेल करते हैं और बदले में नाइट्रोजन और उससे रिलेटेड गैसेस को एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में घूम रही है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आती है, कुछ बैक्टीरिया उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट से वो प्लांट्स में जाता है, प्लांट से एनिमल्स में जाता है, एनिमल से वो डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होने के बाद वो अमोनियम बनता है, अमोनियम से वो नाइट्राइड बनता है, अमोनियम से नाइट्राइड की प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं, अमोनिफिकेशन। फिर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्राइड से उसे नाइट्रेट बनाते हैं, फिर नाइट्रेट से वो नाइट्रोजन मिलती है। इस नाइट्रेट से जब नाइट्रोजन मिलती है तो इसको हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। कुछ यही नाम है जो बहुत कंफ्यूज करते हैं कि डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, अमोनिफिकेशन क्या होता है। कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको याद रखना है कि एटमॉस्फेयर से N2 गई, ये कन्वर्ट हो गई नाइट्रेट में, फिर ये नाइट्रेट से आपके प्लांट्स में गई, प्लांट्स से एनिमल्स में गई, एनिमल से ये डिकम्पोज होके अमोनियम बन गया, फिर ये अमोनियम से बन जाता है वापस से नहीं अभी नाइट्राइड, नाइट्राइड से बन जाता है नाइट्रेट, नाइट्रेट से वापस से बन जाता है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो ये वाली जो प्रोसेस है इसको कहते हैं अमोनिफिकेशन, और ये नाइट्रेट से नाइट्रोजन बनने की प्रोसेस को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो अगर ये डीनाइट्रिफिकेशन है तो नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनने की प्रोसेस क्या होगी, नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो ये सब इन्वॉल्व था, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अगर इसको सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब ये तो बात कर ली हम लोगों ने कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, लेकिन क्या सिर्फ यही 3 साइकिल्स होती? नहीं, बहुत सारी होती हैं। फॉस्फोरस साइकिल होती है और भी अदर मिनरल साइकिल्स होती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल एनसीईआरटी में इतनी साइकिल्स थी तो इसी के बारे में हमने डिस्कस करा। ये पार्ट आपका इन्वायरमेंट जो चैप्टर है, सब्जेक्ट है, उससे एक तरीके से ओवरलैप करता है, तो ये आपका मेन आपका ज्योग्राफी में ना काउंट होके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला जो यूपीएससी का पोर्शन है उसमें ओवरलैप करता है, तो ये आपका वहाँ पर हेल्प करेगा। अब मिनरल साइकिल में जल्दी से देख लेते हैं कि रॉक्स होती हैं, उनकी वेदरिंग होती है। वेदरिंग हम लोगों ने पढ़ा था, सनलाइट वगैरह यूज़ होता है, जिसकी केमिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, रॉक्स को तोड़ना है बस धीरे धीरे। तो ये रॉक्स में वेदरिंग होगी, उसके बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे, वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, सॉइल बनाएंगे। ठीक है, सॉइल बनाएंगे, सॉइल से प्लांट्स बनेंगे, प्लांट्स की मदद से एनिमल्स आएंगे, फिर एनिमल्स डिकम्पोज होंगे, फिर वो वापस से सॉइल जाएंगे। मान लीजिए कोई मिनरल है जो किसी रॉक में था, वो रॉक से सॉइल में आया, ठीक है, रॉक से सॉइल में गया, सॉइल से प्लांट में गया, प्लांट से एनिमल में गया, एनिमल डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोज होके वो वापस से सॉइल में आ गया। तो ये प्रोसेस चलेगी, तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग मिनरल साइकिल कहते हैं। ये एक बेसिक साइकिल है, यानी बाकी जो आप मिनरल्स पढ़ेंगे वो लगभग इसी साइकिल पे बेस्ड हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी जितनी भी स्पीसीज़ हैं इन्वायरमेंट में, जितनी भी स्पीसीज़, उनका एक बैलेंस बनाना। मान लीजिए 5 स्पीसीज़ हैं, ठीक है, और इन्वायरमेंट के हिसाब से ज़रूरी है कि स्पीसी 1 10 हो, स्पीसी 2 12 हो, स्पीसी 3 14 हो, स्पीसी 3 8 हो। तो किसी का नंबर घट जाए या बढ़ जाए, मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे पे, ये स्पीसी 2 जो है 1 पे डिपेंड करती है। अगर 1 कम हो जाए, मान लीजिए 10 में से 8 रह जाए, तो ये भी तो 12 में से 10 रह जाएंगे। हो सकता है ये इस पर डिपेंड करते हो, तो ये कितने रह जाएंगे 12, ये कितने रह जाएंगे 6, अगर ये इस पे डिपेंड करते होंगे। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं सारी स्पीसीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर एक की भी पॉपुलेशन घटेगी तो दूसरे पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा, और अगर ऐसा होता है तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो इसका बैलेंस बना के हमें चलना पड़ेगा।
तो उस बैलेंस को ही हम कहते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। स्टेबल बैलेंस इन द नंबर ऑफ ईच स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। अब जो बैलेंस होता है इस फैक्ट से लाते हैं कि सर्टेन स्पीसीज कॉम्पीट विद वन अनदर डिटरमाइंड बाय द एनवायरनमेंट इन विच दे ग्रो। अब देखिए कंपटीशन सिर्फ आपकी लाइफ में नहीं है, स्पीसीज की लाइफ में भी है। दो स्पीसीज लगी हैं तो वो हो सकता है अगर एग्रेसिव है तो ये वाली चाहेगी इसको खा जाओ, ख़त्म कर जाओ। कुछ पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, स्पीसीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। डर्माइट्स होते हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, स्पीसीज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब कंपटीशन चलता रहता है। तो हमें ज़रूरत है कि इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब ना करें। और हमें पता है हमारी जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, यानी ह्यूमन मेड जो एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन की इफ़ेक्ट से वो इनको बहुत डिस्टर्ब करती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए इन सबको डिस्टर्बेंस कम करें, क्योंकि यार फूड वेब में हमने देखा था कि कोई स्पीसी कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्पीसीज़ पे डिपेंडेंट है। तो इसीलिए अगर एक स्पीसीज़ पे अगर फ़र्क पड़ता है तो उस पर कहीं ना कहीं हो सकता है ह्यूमन की एग्जिस्टेंस पर ख़तरा बन जाए। तो ये हमारे लिए बहुत समझना ज़रूरी है कि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।